हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th और 10th का फिजिक्स क्लास का हर एक टॉपिक वाइज चैप्टर्स का डिस्कशन चल रहा है। ऑनलाइन ट्यूशंस का यूज़ आप लोग कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में फुल डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े हैं, उनको आज का टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं और उसके बाद वहां पर आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को समझें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें ये डिस्कस करना चाहते हैं हम कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशंस क्या होता है ना। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलोगे सर क्या होता है? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट इज उसके बाद देखो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट का डायरेक्शंस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। दैट इज द डिमेरिट्स, है ना। उसके बाद और डिमेरिट्स क्या है कि फर्स्ट लॉ में हीट का यूज कंटिन्यूअस वर्क डन में होता है या नहीं होता, उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ड्रॉबैक के बारे में। ठीक है, तो देखो नोट्स भी आप बनाओगे साथ में, है ना। तो ड्रॉबैक आराम से समझते चलते हैं। ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ, ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखो फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया था कि डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था, है ना। इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन, अबाउट द डायरेक्शंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या था कि हीट का यूज कंटिन्यूअस वर्क डन के लिए किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया था, है ना। कि मतलब इट कुड नॉट डिस्कस अबाउट हीट कैन ट्रांसफर टू वर्क, है ना। ये भी आप दे सकते हो। उसके बाद फर्स्ट लॉ में एनर्जी का यूज, फर्स्ट लॉ में ये भी नहीं बताया गया था कि आपका एनर्जी का जो यूज होता है वो मैकेनिकल वर्क डन में कैसे होता है, यह नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा इट कुड नॉट एक्सप्लेन दे देते हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट हीट कैन यूज कंप्लीट इन मैकेनिकल वर्क। समझे? ये मेरा 3 पॉइंट। आपका पहला पॉइंट है इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन, मतलब फर्स्ट लॉ में हमें डायरेक्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं मिला था फर्स्ट हीट का। सेकंड में इट कुड नॉट डिस्कस अबाउट हीट कैन ट्रांसफर टू वर्क, मतलब हीट को वर्क के रूप में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं, तो उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ था, होगा या नहीं अब पता चलेगा। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट हीट कैन यूज कंप्लीट इन मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। पहला आप लोग इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो इसका नोट्स हमने बोर्ड पर लिखा है। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो कैल्विन नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, और सेकंड स्टेटमेंट दिया था, मतलब सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट मिला था, एक कैल्विन का और एक क्लाउसियस का। ठीक है, हम लोग कैल्विन के बारे में पहले समझते हैं। कैल्विन स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी to a temperature lower than that of coldest of its surrounding।
मतलब कैल्विन्स का जो स्टेटमेंट था उसने बताया था कि कंटिन्यूअस वर्क डन करवाना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हीट का यूज करके हम लोग कंटिन्यूअस लगातार एक समय तक किसी लगातार टाइम तक वर्क डन नहीं करवा सकते। यार समझो, अगर कोई भी हीट इंजन है, ठीक है, हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक का हम लोग 24 आवर्स उसका इंजन को स्टार्ट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इंजन सीज कर जाएगा, है ना। हीट ज़्यादा होगा तो इंजन सीज करेगा, उसको ठंडा करना पड़ता है। मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट नहीं दे सकते। दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर। मतलब हम लोग हीट को जो ट्रांसफर करते हैं वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर करते हैं। मतलब सेल्फ एक्टिंग मशीन के द्वारा खुद से हम लोग खुद से उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा मशीन नहीं बना जो कि खुद हीट प्रोड्यूस करके ट्रांसफर करे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक, पहले इसको आप लोग नोट करो। अब हम लोग देखते हैं हीट इंजन के बारे में, ठीक है, कि हीट इंजन क्या होता है ना। सबसे पहला पॉइंट कि हीट इंजन एक डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस, जिसका यूज क्या होता है ना कि वह हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। सबसे पहला पॉइंट तो लिखते हैं हीट इंजन का नोट्स बनाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सीधा हम लोग लिखेंगे कि इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस which is used to convert heat energy into mechanical energy. So this device is called हीट इंजन, है ना। हीट इंजन मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज द हीट इंजन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सीधा याद रखना कि ये एक मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तभी तो वर्क डन होता है। अब देखो, अब पार्ट्स ऑफ, ये समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ हीट इंजन के बारे में, ये हीट इंजन का क्या क्या पार्ट्स होता है ना। सबसे पहला पॉइंट होता है, अगर हम इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, इसको अगर हम लोग डायग्राम से समझेंगे तो पहला होता है, आपको ऐसे समझा देते हैं। ये देखो, ये एक होता है सोर्स, ठीक है, जो कि हॉट बॉडी होता है। क्या होता है ये? हॉट बॉडी, है ना। उसके बाद आपका जाता है वर्किंग प्लेस। क्या जाता है? वर्किंग प्लेस। तो इसका टेम्परेचर T1 और हीट हमने Q1 लिया। उसके बाद जाएगा आपका वर्किंग प्लेस। मतलब यहाँ पर वर्क होगा। उसके बाद जो हीट बचेगा वो चला जाएगा सिंक में, वेस्ट हीट जो बच गया वो सिंक में चला जाएगा। तो वो हो गया आपका एक तरह से कोल्ड बॉडी, ठीक है। इसका मतलब हो गया Q2, टेम्परेचर T2, है ना। तो वर्क डन, ध्यान दोगे थोड़ा, इसी में समझते हैं हम लोग। हॉट बॉडी का मतलब है ये एक यहाँ से हीट लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हीट पहुँचता है हॉट बॉडी। तो हीट जो भी स्टार्ट होता है तो हीट हमेशा हॉट होता है और वो वर्क करता है। वर्क मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का हीट लिए तो 20 डिग्री में कुछ डिग्री का वर्क होगा और जो बच जाएगा वो आपका सिंक में बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो वर्क डन हुआ ये हम यहाँ लिखते हैं, वर्क डन कितना हुआ? Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब देखो, तो पहला पॉइंट्स मेरा आया सोर्स। एक पॉइंट लिख देते हैं कि सोर्स का मतलब होता है कि हीट इज जनरेटेड फ्रॉम हीट इज कॉल्ड सोर्स।
इज कॉल्ड सोर्स, है ना। ये हमेशा हॉट बॉडी हॉट होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, सिंक में कम रहना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं सेकंड में वर्किंग प्लेस। तो वर्किंग प्लेस का मतलब जहां पर वर्क डन हीट का हो रहा है, तो हीट आर यूज्ड फॉर वर्क in the place is called working place। इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्लेस, है ना। आपका वर्क होगा, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2। अब हम लोग इसको रफ करेंगे, तो पहले आप लोग थोड़ा नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं सिंक के बारे में, ठीक है। एक डिफाइन करते हैं सिंक, ये देखो थर्ड पॉइंट। सिंक मतलब जो हीट बच जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो सिंक बन जाता है। द हीट इज गोइंग टू वेस्टेड आफ्टर work done is called sink। तो सिंक में याद रखना हमेशा कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है, कोल्ड हीट। अब उसके बाद देखो, अब हम लोग आते हैं थोड़ा इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन से। देखो इफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय हीट इंजन पर यूनिट हीट बाय सोर्स, है ना। मतलब इफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे कि वर्क डन बाय हीट बाय सोर्स। मतलब देखो सबसे पहले तो इफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ईटा से। तो ईटा इक्वल टू वर्क डन बाय हीट, कहाँ का हीट लेंगे तो सोर्स का। इसका मतलब W बाय सोर्स में हीट कितना गया था Q1, तो ईटा इक्वल टू W इक्वल टू क्या होगा Q1 माइनस Q2 बाय Q1। दैट मीन्स आप लोग ऐसा कर सकते हो Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है। ये कैंसिल, तो इसका मतलब आपका जो इफिशिएंसी आ गया वो आया 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये फॉर्मूला टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, T2 बाय T1, ये वाला, है ना। अब अगर हम लोग दोनों को सेम कर दें, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस, इफिशिएंसी अगर सेम कर दें तो ये 1 गया माइनस माइनस प्लस, यानी इक्वेशन आ गया Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई Q1। दैट मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो कि Q2 बाई T2 डिवाइड में और Q1 बाई Q1, ऐसा भी इक्वेशन दिया जाता है। मतलब Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1 आप ले सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि Q1 का मतलब हीट बाय द सोर्स का हीट, Q2 आपका सिंक का हीट है, T1 सोर्स का टेम्परेचर और T2 सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि 100% एफिशिएंसी कैसे होता है, ठीक है। पहले नोट करो। देखो अब हम लोग समझते हैं कि 100% एफिशिएंसी कब होगा या 0% एफिशिएंसी कब होगा। देखो कंडीशन फॉर 100% एफिशिएंसी, मतलब आप एक बात ध्यान दो मेरा कि अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और पूरा 1 लीटर का अगर यूज कर लिया आपने, तो आपका 100% का एफिशिएंसी होगा।
मतलब कि जितना टेम्परेचर सोर्स में आया उतना टेम्परेचर का हमने वर्क कर दिया। अगर सिंक में टेम्परेचर तब बचेगा नहीं तो सिंक में कितना जाएगा टेम्परेचर? 0। इसका मतलब 100% वर्क डन कब होगा कि देखो फॉर्मूला तो मेरा ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है, ठीक है। तो सो T1 T2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तब आप देखो 1 माइनस T2 का वैल्यू 0/T1 दैट मीन्स 1। इसका मतलब ईटा इक्वल टू 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100% का फायदा हुआ। और यही अगर आपका फॉर नो इफिशिएंसी, फॉर 0 इफिशिएंसी अगर लेना है तो क्या करेंगे? तो जितना हीट लिया सोर्स ने उतना सिंक पे चला गया, मतलब यूज हुआ नहीं। इसका मतलब T1 बराबर T2, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो भैया मेरे 1 माइनस T2/T1 तो सेम है, ये देखो सेम है, यानी 1 माइनस 1 दैट इज द 0। इसका मतलब 0 का मतलब 0% इफिशिएंसी हो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ये वो आपका हीट इंजन के बारे में। अब हम लोग आते हैं रेफ्रिजरेटर, उसके बाद मेरा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा और सेकंड लो फिनिश होने वाला है। अब हम लोग आते हैं रेफ्रिजरेटर। फ्रिज के बारे में। फ्रिज एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो रिवर्सिबल सिस्टम पर वर्क करता है। रिवर्सिबल मतलब आप देखोगे कि अगर फ्रिज का दरवाजा आप खोल कर रखोगे, ठीक है, तो अगर तुमसे क्वेश्चन किया गया आप लोग से कि फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो वह पूरा रूम को क्या करेगा, तो आपको लगेगा पूरा रूम को वह ठंडा कर देगा क्योंकि ठंडी हवा आती है ना। ऐसा नहीं होता। अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल कर रख दोगे तो पूरा रूम गर्म हो जाएगा। मतलब होता क्या है ना कि देखो उसमें रिवर्सिबल सिस्टम काम करता है, मतलब सोर्स कंप्रेसर लगा हुआ होता है, तो सोर्स का हीट वर्क डन में जाता है, फिर वर्क डन का जो बचता है वो सिंक में जाता है, तो सिंक में जो हीट गया वो कोल्ड हुआ और सिंक वाला हीट फिर रिटर्न होकर के वर्क करता है, ठीक है। वेस्ट हो नहीं पाता तो वर्क करता है, फिर वर्किंग होने के बाद जो हीट बचता है वो हॉट में चला जाता है। दैट इज द सोर्स, दैट इज वही गेट को खोलेंगे तो सोर्स वाला हीट बाहर आएगा। मतलब सीधा लिखेंगे कि इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which work based on reversible process पर वर्क करता है ना। मतलब ये एक टाइप का कार्नोट रिवर्सिबल प्रोसेस पर वर्क करता है। इट वर्क बेस्ड ऑन, कार्नोट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो कार्नोट रिवर्सिबल प्रोसेस पर वर्क करते हैं। अब देखो इसका सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक सोर्स है ना, तो सोर्स में जो हीट जाएगा Q1, टेम्परेचर T1, उसके बाद ये वर्किंग करवाता है, वर्किंग प्लेस, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने वर्क करवाया तो Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यहीं पर आपका कॉम्प्रेसर लगा होता है, कॉम्प्रेसर जो रिवर्स खींचता है। अब ये मेरा हो गया सिंक, तो सिंक में Q2 हीट, T2 टेम्परेचर है ना। तो सोर्स हमेशा हॉट होता है, क्या होता है ये हॉट, ध्यान दो। और यहाँ पर सिंक क्या होगा, कोल्ड, है ना। तो कॉम्प्रेसर का काम क्या होता है कि पहले सोर्स से वर्किंग प्लेस में, वर्किंग प्लेस से जो हीट बचे वो सिंक में, और सिंक का हीट वेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर फिर से उसको रिवर्स वर्क करवाता है। इसीलिए कोई भी सामान ठंडा रहता है, और ठंडा होने के बाद जब सोर्स में आता है तो सोर्स से हॉट हो जाता है ना। अब इसका इफिशिएंसी हम लोग पढ़ते हैं। इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी का मतलब सीधा कि इट इज डिफाइंड एज द
हीट बाय सिंक टू वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंक वाला हीट कितना लिए Q2 और वर्क W, इसका मतलब Q2 बटे Q1 माइनस Q2। तो हम अगर चाहेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बटे Q1 माइनस Q2 बाई Q2। तो इसका मतलब पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है, फिर हम इसको क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे कि Q1 माइनस Q2 बाई Q2 ऐसा फंक्शन में आप लिख सकते हो, क्योंकि Q2 को ऊपर भेजोगे तो फिर फंक्शन ये मैच करेगा। इसका मतलब देखो कि बीटा इक्वल टू 1 बटे Q1 बाई Q2, Q1 बटे Q2 और माइनस 1, है ना। तो ये आपका इफिशिएंसी है। अगर हम लोग इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 बटे T1 बटे T2 और माइनस 1 ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से ऐसा होगा, Q2 को ऊपर भेज दो तो Q1 माइनस Q2 और T2 को ऊपर भेजेंगे तो T1 माइनस T2, ये हमने एलसीएम ले लिया। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल आ गया, है ना। तो ये मेरा रेफ्रिजरेटर के लिए हुआ, रेफ्रिजरेटर के लिए ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, ये देखो फिर से लिख देते हैं कि Q1 जो हीट है ये सोर्स के लिए, ठीक है, Q2 जो हीट हुआ ये आपका सिंक के लिए, T1 टेम्परेचर सोर्स के लिए और एक T2 ये टेम्परेचर आपका किसके लिए आएगा, सिंक के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा, है ना। तो हमारा जो ये चैप्टर्स था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ऑल टू ऑल एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जाएं और सारा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा पार्ट वाइज, है ना, लगभग चैप्टर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स के बारे में ट्यूशंस क्लास, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।